नमस्कार। पटल पर मैं निर्धारित समय पर उपस्थित हो गया हूँ। मैं डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह, मूल निवासी बलिया उत्तर प्रदेश, वर्तमान आवास पटना बिहार। आदरणीय राजीव कुमार भृगु जी पटल पर हैं। आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी। और जरा मेरा चित्र और आवाज दोनों क्लियर है। विनय त्रिवेदी जी, कृष्ण कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। तो अब समय हो गया है। सब कुछ क्लियर है। बहुत बहुत। तो जो मान्य परंपरा है, कुछ वाणी को पवित्र कर लेते हैं। विद्या की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को नमन करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, ये समृद्ध मंच और आभार मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने ये अवसर पुनः मुझे प्रदान किया कि हमरो प्राण के आधार, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना, हमरो ज्ञान के आधार मैया शारदे ना, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना, हमरो ज्ञान के आधार मैया शारदे ना। बाज वीणा के तार झूम जग संसार, बाज वीणा के तार झूम जग संसार, हमरो ध्यान के, हमरो ध्यान के आधार मैया शारदे ना, हमरो ध्यान के आधार मैया शारदे ना, हमरो ज्ञान के आधार मैया शारदे ना, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना, हमरो ध्यान के आधार मैया शारदे ना। दे विद्या के दान कर सबके कल्याण, दे विद्या के दान
कर सबके कल्याण, हमरो प्रेम के आधार, हमरो प्रेम के आधार, मैया शारदे ना। हमरो प्रेम के आधार मैया शारदे ना, हमरो ध्यान के आधार मैया शारदे ना, हमरो ज्ञान के आधार मैया शारदे ना, हमरो प्राण के, हमरो प्राण के आधार मैया शारदे ना। जय माँ। आज एक ऐसे गजलकार की पुण्यतिथि के अवसर पर, उसकी पूर्व संध्या के जन्म दुष्यंत का 1 सितंबर 1933, लेकिन जो दुष्यंत साहित्य के जो मर्मज्ञ हैं विजय बहादुर सिंह, विवाद एक पैदा हुआ। उनका कहना है कि 27 सितंबर 1931, तो 31 और 33 में मतभेद है। और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में राजपुर नवादा के ये रहने वाले थे। प्रारंभिक शिक्षा वहीं से हुई, बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक किया। और जिस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने जो स्नातक किया, उस समय इलाहाबाद, जो लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो वो एक क्रेज था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। इसका मतलब कि बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे। और उसके बाद इनका लगाव मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा हुआ। भोपाल गए, भोपाल में आकाशवाणी में रहे और तरह तरह के कार्यक्रम वहां से वो प्रचारित प्रसारित करते रहे। तो ये उनके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई, क्योंकि आप समय देखिए, समय क्या था, 33 अगर मानिए या 31 मान लीजिए, और 31 से 75 तक उनके जीवन का पूरा वो कार्यकाल रहा। यानी 43-44 वर्ष की अवधि तक व्यक्ति की रचनाओं में इतनी धार है कि आप देखिएगा तो आश्चर्य लगेगा कि कैसे समाज के घात प्रतिघात से, आरोह अवरोह से यह शायर कितना प्रभावित रहा और किस रूप में उसने अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त किया। कुछ लोग ये मान लेते हैं कि उनकी बहुत सारी जो गजलें हैं वो राजनीति, क्योंकि गजल के बारे में एक जो आम धारणा है, उस धारणा को इन्होंने तोड़ा। पहली बात तो कि गजल जो है वो प्रतिपाद्य विषय माना जाता था उर्दू का। गजल का अर्थ ही सीधे सीधे था कि उर्दू। तो उर्दू और हिंदी गजल कि हिंदी में गजल लिखने की जो परंपरा है, तो उन्होंने कहा कि गजल को गजल रहने दिया जाए, गजल को हिंदी और उर्दू में विभक्त करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद यादव जी दिखाई पड़ रहे हैं कॉर्नर से, और उर्दू वालों को
उर्दू वाले जो हमारे मित्र हैं, उन लोगों को शुरुआती दौर में बहुत आपत्ति थी, और इसका जवाब उन्होंने दिया कि मैं स्वीकार करता हूं, मैं बात यहां शुरू कर रहा हूं कि मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उर्दू नहीं जानता। फिर बाद में लिखते हैं, लेकिन जो मैंने अपनी गजलों में जिन शब्दों का प्रयोग किया हूं वो अज्ञानतावश नहीं किया हूं, वो जानबूझकर मैंने किया। आप उर्दू और हिंदी दोनों की बात को अगर लीजिएगा तो जरा भूमिका पढ़ लीजिए, थोड़े संक्षिप्त एक भूमिका है कि आप कहते हैं कि शहर, ये गलत शब्द है, शहर होना चाहिए। तो वो कहे कि अगर इस शब्द के विवाद में अगर मैं नहीं पढ़ता तो मैं नगर लिखकर दोष मुक्त हो जाता। कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं। नगर के लिए कह देता, शहर के लिए न कह के नगर के लिए अगर कह देता तो कहीं से कोई आरोप भी नहीं होता। लेकिन मैंने जानबूझकर शहर कहा, शहर नहीं कहा। इसके पीछे कारण है कि मेरी मंशा है कि हिंदी और उर्दू दोनों करीब आए। दोनों आपस में घुल मिल जाए, क्योंकि हिंदी और उर्दू ये दोनों, इन दोनों को सगी बहनें कहा गया है कि ये दोनों सगी बहनें हैं। और यहां तक कि कुछ लोगों का ये कहना है कि हिंदी और उर्दू दोनों दुल्हन की दो आंखें हैं। इसलिए मेरी मंशा यह थी कि हिंदी और उर्दू दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे के साथ हिल मिल जाए, घुल मिल जाए। और साथ साथ यह भी उन्होंने कहा कि जितना प्रचलित शहर शब्द है उतना नगर नहीं है। अगर हम अपनी गजलों में कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां चिराग मयस्सर नहीं, शहर के लिए कहता हूं तो ये ज्यादा उपयुक्त लगता है क्योंकि ये प्रचलन में अधिक है। और नगर के लिए जब मैं कहूंगा तो ये उतना उपयुक्त नहीं लगेगा। तो उन्होंने शहर शब्द को ही इस्तेमाल किया, जो उनका तर्क है। इसलिए ऐसे ऐसे सारे लोगों के बात को, और अंत में उन्होंने लिखा उसमें कि चूंकि उनकी गजलों को, उनके शेरों को इतनी प्रसिद्धि मिली, इतनी लोकप्रियता मिली कि ये सब जो उसकी धारा है, उस धारा में खरपतवार की तरह उड़ गए। अब जब वो, एक तो आप राजनीतिक परिस्थिति देखिए, और वो राजनीतिक परिस्थिति की आजादी के पहले तक वो उम्र नहीं थी कि वो बहुत कुछ लिख पाते। 47 में आजादी मिल रही है और 33 में जिसका जन्म होता है, तो उस बीच के पीरियड में, उस बीच की अवधि में वो क्या लिखेंगे? 1950 के बाद की जो उनकी जो रचनाएं हैं, 60 के बाद आने के बाद जो है, और 70 के दशक में जो लिखे हैं, इन तीनों कैटेगरी को अगर आप देखिए, तीनों श्रेणी को अगर आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि उस समय के राजनैतिक जो परिस्थिति है, उस परिस्थितियों पर उनका क्या कहना है। और शायद आप लोग से बेहतर जानते हैं कि वो अपने सिर्फ बहुत कठोर शब्दों का ही इस्तेमाल नहीं, बहुत कोमल शब्दों का भी इस्तेमाल किया। बहुत वैयक्तिक चेतना से आपूरित भी उनकी रचनाएं हैं। कुछ गीत भी लिखे हैं, कुछ कविताएं भी लिखे हैं, कुछ अपनी प्रेमिका के लिए भी लिखे हैं। लेकिन ज्यादा
लोकप्रिय उनकी हुई कि जब वो सामाजिक चेतना से लैस जब उनकी गज़लें आने लगी और उन्होंने ये बताया, और हम जब पढ़ते हैं दुष्यंत को तो मुझे लगा कि गज़ल का क्या मतलब है। क्या आम डॉक्टर एल.बी. तिवारी अक्ष जी अच्छे गज़लकार हैं, और आज तो एक गज़ल पटल की संस्थापिका ने बहुत बेहतरीन गज़ल पोस्ट किया है, तो बहुत गज़लकार लोग भी पटल पर मौजूद रहने की संभावना है। अक्ष जी तो आ ही गए कि दुष्यंत ने इस बात की चर्चा की कि गज़ल जो कही जा रही है, इस गज़ल में सामाजिक संदर्भ को जोड़ा जाए। गज़ल का अर्थ क्या है? अपने महबूब से गुफ्तगू। महबूब जो है अपनी महबूबा से, और महबूबा जो है अपने महबूब से गुफ्तगू जो करता है वही गज़ल। पहली बार दुष्यंत ने रेशमी आवरण को हटाकर और समाज के यथार्थ की खुरदरी जमीन पर गज़ल को तैयार किया। गज़ल लिखने की बात कि गज़ल सिर्फ वे एहसास नहीं है, केवल प्रेम का और अपने महबूब से गुफ्तगू तक ही गज़ल नहीं है। गज़ल जब तक समाज का चिंतन नहीं होगा, गज़लकार में सामाजिक परिवेश के प्रति वो सजग नहीं होगा, तब तक उसकी गज़ल मुकम्मल गज़ल नहीं मानी जाएगी। और अपनी गज़लों को मुकम्मल बनाने के लिए उन्होंने, साय में धूप की चर्चा आप कीजिए, पूरी गज़ल जो है वो आपको सामाजिक धरातल पर आकर वो पूरा चिंतन जो है। मैं एक गज़ल के साथ मैं बात की शुरुआत कर रहा हूं, आप इसको देखिए कि इस गज़ल में कैसे ये है। पारखी लोग गज़ल के हैं। गज़ल केवल महबूब और महबूबा के बीच की गुफ्तगू तक नहीं सीमित है। गज़ल के लिए एक सामाजिक धरातल, एक सोशल कंटेंट होना चाहिए, ताकि गज़ल जो है वो मुकम्मल गज़ल बन सके और जीवन को संपूर्णता में स्वीकार किया जा सके। ये कहने का कदापि अर्थ नहीं है कि प्रेम अनावश्यक है, भाव अनावश्यक है, जज्बात अनावश्यक है, बल्कि वो जज्बात, वो भाव, वह प्रेम समाज के प्रति भी उस दायित्व का निर्वहन किया जाना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, इस गज़ल से मैं शुरुआत करता हूँ कि एक कबूतर चिट्ठी लेकर, एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा। एक कबूतर, हाँ मैडम, मेरे अनुसार भी केवल मोहब्बत का आधार नहीं है। बहुत बहुत आभार। कि एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा। मौसम एक गुलेल लिए था, मौसम एक गुलेल लिए था, पट पट से नीचे आन गिरा। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा। हाल में एक पटल पर हुआ था, तो जो उनकी चर्चित गज़लें हैं, बहुत जो लोगों की जुबान पर है, उसी का ज़्यादातर हुआ था। नेट की गड़बड़ी थी, लेकिन ये मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है कि एक कबूतर चिट्ठी लेकर, एक कबूतर चिट्ठी
चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा। मौसम एक गुलेल लिए था, मौसम एक गुलेल लिए था, पट से नीचे आन गिरा। बंजर धरती, अक्ष जी सुनिए कि बंजर धरती झूल से पौधे, कि बंजर धरती झूल से पौधे, बिखरे कांटे तेज हवा। बंजर धरती झूल से पौधे, बंजर धरती झूल से पौधे, बिखरे कांटे तेज हवा। हमने घर बैठे बैठे ही, हमने घर बैठे बैठे ही सारा मंजर देख लिया। हमने घर बैठे बैठे ही सारा मंजर देख लिया। चट्टानों पर खड़ा हुआ तो, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की। चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की। सोचो कितना बोझ उठा कर, सोचो कितना बोझ उठा कर मैं इन राहों से गुजरा। जो सामाजिक यथार्थ कि चट्टानों पर खड़ा हुआ तो, चट्टानों पर खड़ा हुआ तो छाप रह गई पांवों की। सोचो कितना बोझ उठा कर मैं इन राहों से गुजरा। सहने को हो गया इकट्ठा इतना सारा दुख मन में। सहने को हो गया इकट्ठा इतना सारा दुख मन में। कहने को हो गया कि देखो अब मैं तुमको भूल गया। कहने को हो गया कि देखो अब मैं तुमको भूल गया। अब देखिए एक बेहतरीन शेर इसमें मेरे हृदय के दिल के बिल्कुल करीब कि धीरे धीरे भीग रही है, धीरे धीरे भीग रही है सारी ईंटें पानी में। धीरे धीरे भीग रही हैं सारी ईंटें पानी में। इनको क्या मालूम कि आगे, इनको क्या मालूम कि आगे, आगे चल कर क्या होगा। जोड़े जाएंगे। धीरे धीरे भीग रही हैं सारी ईंटें पानी में। इनको क्या मालूम नहीं है आगे चल कर क्या होगा। एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार उड़ा। मौसम एक गुलेल लिए था, देखिए दुष्यंत को, मौसम एक गुलेल लिए था पट पट से नीचे आन गिरा। एक कबूतर चिट्ठी लेकर
एक कबूतर चिट्ठी लेकर पहली पहली बार। तो इस गजल को मैं रखना इसलिए चाहता था कि पहले की प्रस्तुति में इन गजलों को मैं नहीं रख पाया था। मैडम करे कितना रोजमर्रा के उपमानों का बेहतरीन प्रयोग। दरअसल दुष्यंत को जो शुद्ध रूप से जो माने गजल का जो ये है, क्योंकि वो सामाजिक परिवेश की बात को लेकर चलते हैं कि परिवेश से यदि कट गया तो क्या हुआ। और मैं चूंकि अपने पूरे ये में थोड़ा सा कंपेयर करूंगा कि परिवेश से यदि कट गया तो क्या हुआ। आदमी संदर्भ से जुड़कर जिया है। परिवेश से यदि कट गया तो क्या हुआ। आदमी संदर्भ से जुड़कर जिया है। जिंदगी अब दर्द का अंबार है तो क्या हुआ। आदमी इस दर्द को पी कर जिया है। आदमी इस दर्द को पी कर जिया है। और देखिए प्रेम की जो गजलें जो लिखते हैं, इसलिए कि मैं चूंकि समय पर भी देख रहा हूं, अचानक हमारे तो प्रस्तुति में समय भागता है बड़ी तेजी से, कि प्रेम की जब कविता लिखते हैं कि जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं। देखिए कैसे गजल कितने सहज, कितने सरल, कितने बोधगम्य तरीके से जो आम लोगों के जीवन का हिस्सा बन सके। आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी हैं, आपके पटल पर जिन गजलों को नहीं सुना पाया था दुष्यंत की, आज उसी को, और बीच में कुछ और जो प्रासंगिक है। जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं। जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूं, वो गजल आपको सुनाता हूं। देखिएगा अक्ष जी, अगला शेर। आप तो स्वयं बड़े इतने अच्छे गजलकार हैं, सारे गजलकारों के बीच में तो गजल के मामले में हाथ तंग है, लेकिन पढ़ता हूं। और कुछ समीक्षाएं भी 3 या 4 गजल संकलन की समीक्षा में किया हूं कि एक जंगल है, एक जंगल है तेरी आंखों में,
तेरी आँखों में एक जंगल है, एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। और एक बड़ी मजेदार, बड़े चर्चित, कि तू किसी, लोग कहते हैं रोमांटिक, कि तू किसी रेल सी गुजरती है, तो तू किसी, इस पर आऊंगा मैं बाद में, भृगु जी, आदरणीय भृगु जी, कि तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। एक कमेंट कीजिए, आवाज मेरी जा रही है ना? कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो हर तरफ ऐत राज होता है, हर तरफ ऐत राज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ, हर तरफ शेर को सुनिए, हर तरफ ऐत राज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ। आप सब सुख का, सब समृद्धि का, सारे साधनों का उपयोग कीजिए, लेकिन मैं अगर आ रहा हूं तो ऐतराज होता है समाज के उन पहरुओं के द्वारा, समाज के विकास के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों के द्वारा। क्यों? मैं अगर, हर तरफ ऐतराज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूं। रोशनी हमें भी चाहिए, रोशनी का यहां मतलब सुख, समृद्धि, साधन। तो हर तरफ ऐत राज होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूं। अब देखिए जरा सा कैसे भावों को पिरोया गया, उस रेशमी पैकर, उस रेशमी आवरण से निकालकर जो उसके पैकर में पिरोकर गजल को कैसे प्रस्तुत किया गया, जरा इसको देखिए कि एक बाजू
एक बाजो उखड़ गया जब से, तो एक बाजो उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूँ। एक बाजो उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता हूँ। आत्मविश्वास से लबरेज कट गया तो क्या हुआ, एक बार उससे अधिक वजन उठाता हूं। ये आपके आत्मविश्वास को संपुष्ट करने वाली ये गजल है और ये शेर है। इसको आप रोमांटिसिज्म से भी जोड़ सकते हैं, आप इसको रियलिज्म से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि जब मैं पढ़ते वक्त मुझे फैज अहमद फैज भी याद आते थे कि फैज अहमद फैज में भी एक तरफ रोमांटिसिज्म था, दूसरी ओर रियलिज्म था। रोमांटिसिज्म भी पराकाष्ठा पर थी, एक्सट्रीम पर था, और रियलिज्म भी पराकाष्ठा एक्सट्रीम पर था। और यहां पर मैं जिसे ओढ़ता बिछाता, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता। यहां पर कहते हैं कि मैं तुझे एक बाजू उखड़ गया जब से, और ज्यादा वजन उठाता। बात थोड़ा बढ़ जाएगी, नहीं तो मैं मसलन उदाहरण देता कि जो आदमी आंखों की खूबसूरती और सौंदर्य की बात करता है कि मेरे महबूब मुझसे पहली सी मोहब्बत न मान, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगुह हो जाए, तू है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जहां बहार को भी ठहराव मिल जाता है, इससे बड़ा जरा आप सोचिए कि कहीं क्या हो सकता है। ये क्या कहते हैं कि एक जंगल है तेरी आंखों में, तेरी आंखों में एक जंगल है, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। आदरणीय कुमार सुरेंद्र शर्मा सागर जी पटल पर मौजूद है, उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। और बाद में जब सोशल रियलिटी की ओर, जब सामाजिक यथार्थ की ओर जब वो मुड़ते हैं तो कहते हैं कि मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में
आज कितने करीब पाता हूँ, आज कितने करीब पाता हूँ। तो कौन ये फासला, कौन ये फासला निभाएगा, कौन ये फासला निभाएगा। मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ, क्योंकि एक हमारे मित्र हैं, चूँकि इसलिए मैं उसको नहीं सुना रहा था कि हाल में आदरणीय बसंत श्रीवास्तव जी, आदरणीय सागर, आप लोगों के पटल पर मैं सुनाया, इसलिए मैं उसको, लेकिन एक हमारे बार बार उसकी चर्चा कर रहे हैं 70 के दशक में, आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं। और देखिए अवध के 75 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है। उस पीरियड में वो उनकी लेखनी को देखिए, क्योंकि जो हम जो सामाजिक यथार्थ की बात करते हैं, हमने जो कहा कि गज़ल को अब तक, जैसे हिंदी में जब गज़ल लिखने की जब बात आई, तो मैं बहुत गीत बड़ी कोमल भावनाओं पर आधारित उनके मैंने गीत को मैंने आज मैं तैयारी थोड़ा सा देख रहा था, तो ऐसे ऐसे गीत हैं कि गज़ल के समानांतर रख कर देखा जा सकता है। तो मैं आपकी बात पर आऊँगा। तो मैं एक जो 50 में 1950 के आसपास जो वो लिखते हैं कि जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है, अब उफनते ज्वार का आवेग मध्यम हो चला है। आजादी मिल गई, राजनीतिक आजादी मिल गई, लेकिन आर्थिक आजादी, बौद्धिक आजादी, नैतिक आजादी, कोई आजादी का कहीं पता नहीं है। कलमकार क्या लिखता है कि जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है, अब उफनते ज्वार का आवेग मध्यम हो चला है, एक हल्का सा धुधल का था ही अब वो कम चला है, एक हल्का सा धुधल का था कहीं कम हो चला है, जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है,
यह शिला पिघले न पिघले, यह शिला पिघले न पिघले, रास्ता नम हो चला है। यह शिला पिघले न पिघले, रास्ता नभ हो चला है। क्यों करूं आकाश, अब गौर कीजिएगा शब्दों पर, कि यह शिला पिघले न पिघले, रास्ता नम हो चला है। क्यों करूं मनुहार, क्यों करूं आकाश की मनुहार, अब तो पथ यही है। क्यों करूं आकाश की मनुहार, पथ अब तो यही है। एक मामूली कहानी, एक मामूली कहानी है, अधूरी छूट जाए। एक मामूली कहानी है, वो आखिर छूट जाए। एक समझौता हुआ था, रोशनी से टूट जाए। आज हर नक्षत्र है अनुदार, आज हर नक्षत्र है अनुदार, अब तो पथ यही है। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब पथ ये यही है। तो गीतों की बात थी, और जो सलाप था, जो एक जज्बा था, उसको गीतों के पैकर में कैसे ये बांधे कि चाहे कितना कस कर बांधो, चाहे कितना कस कर बांधो, यह तूफान न बंदी होगा। चाहे कितना कस कर बांधो, यह तूफान न बंदी होगा। उठा रहा अब दूर एशिया की घाटी से विप्लव का स्वर। सोने चांदी की दीवारें हो जाएंगी खंडहर। करते हो उपहास हमारा, किस बूते पर किस बल पर। चमकीले सिक्कों के बंधन में ईमान न अब बंदी होगा। ईमान न अब बंदी होगा। और ऐसे में मुझे पढ़ते वक्त याद आता है कि कैसे जो सोशल जो हार्मनी को पैदा करने की बात है, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। राहत साहब का एक शेर याद आता है कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारे अंदर से सब चीज, एक एक चीज हो गई रुखसत। हमारे अंदर से एक एक चीज हो गई रुखसत, मगर एक चीज बची है, जिसे ईमान कहते हैं, जिसे ईमान कहते हैं। और ये क्या कहते हैं कि करते हो उपहास हमारा, किस बोते पर किस बल पर। चमकीले सिक्कों के बंधन में ईमान न अब बंदी होगा। कितना हो रेशमी आवरण पहला दीजिए, ईमान को बंदी में नहीं किया जा सकता। और चूंकि राजनीतिक परिस्थितियां और परिदृश्य ऐसे हैं कि उसमें कहना पड़ जाता है। पानी कहे थे गर्म करने के लिए तुम लोगों को, तो
तो हमारे मित्र हैं, अब वो, और उन्होंने बताने का प्रयास किया। मैं आप पर आ रहा हूँ, इसको हम रिपीट नहीं करना चाहते थे क्योंकि एक पटल पर 15 दिसंबर को, लेकिन आपकी इच्छा है तो मैं उसको सुना दे रहा हूँ कि हमने बताया, इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब हमारी चेतना सुप्त हुई है, क्योंकि हमारे देश को तो सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन इतने दिनों तक गुलामी का अवशेष रहा। शक आए, हुण आए, मुगल आए, तातार आए, अपने अपने ढंग से हमारे देश को गुलाम बनाने की कोशिश की गई। और अस्त्र क्या होना चाहिए था उस समय? कवि का, लेखक का, साहित्यकार का, शायर का क्या वहां पर सोमनाथ का मंदिर, कई कई बार जब वहां पर ये हुआ, हमें उस वक्त जो है कलम की ताकत को पहचानना चाहिए था और उसके आधार पर लिखना चाहिए था। वो गलत, उस समय जो 500,000 जो सन्यासी थे हाथ में अगर अस्त्र उठा लेते तो वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का सबसे बड़ा प्रतीक होता। मैं चूंकि ये मैं बोल जा रहा हूं, लेकिन ईमान बंदी होने की चीज नहीं है। और इसीलिए कि हम इतने दीनहीन अकिंचन अगर तुम बना दिए हो, इसके बावजूद भी हमारे यहाँ के धन संपदा और ऐश्वर्य को ले जाकर तुम आज जो है धनवान और आज अमीरों की में बीच तुम्हारी गणना होती है। और आज हम इस स्थिति में भी हैं। तो शायर ने लिखा, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है, एक चिंगारी कहीं से, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। और तब क्या कहा जाए कि अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है चारों तरफ। और दुष्यंत ने ही लिखा कि तुम्हारे कदमों के नीचे, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुमको यकीन नहीं। कमाल ये है कि तुमको यकीन नहीं। इस निरा अंधेरे को मैं भला सुबह कैसे कहूं, मैं इन अंधे नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुमको यकीन नहीं। और अंधेरे में हम खड़ा रहते हैं। और उसके बाद जो है आप हर शायर के अंदर देखिएगा कि कहीं ना कहीं, और उसके लिखते क्या हो उसके बाद कि एक चादर सांझ ने, क्योंकि गजल के हमारे आदरणीय सागर जी गजल के गीत, माने अब किस फन में कितने ये अक्ष जी भी गजल के हैं। अभी आज मैडम मंजुला श्रीवास्तव के गजल बहुत बेहतरीन गजल पोस्ट हुआ। तो गजल के मामले में तो तंग है, लेकिन पढ़ने का शौक है गजल, और जो कोई ये करता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो वो कि
एक चादर सांझ ने, एक चादर सांझ ने सारे शहर पर डाल दी। एक चादर सांझ ने सारे शहर पर डाल दी। इस अंधेरे की सड़क, इस अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। एक तरफ कहते हैं कि हम अंधा तमाशबीन नहीं, और एक तरफ कहते हैं कि एक चादर सांझ ने सारे शहर पर डाल दी। इस अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। तो शायर ऑप्टिमिस्ट होता है, हताश निराश सामने दिखाई पड़ता है, फिर भी आशा का संचार वो करता है कि इस अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो। और फिर ये सबसे बड़ा ऑप्टिमिस्ट होने का प्रमाण दिया दुष्यंत ने। और जो हमारे भाई साहब जो बार बार लिख रहे हैं कि, और सबसे चर्चित, इसको लोगों ने, जैसे एक वशीर बद्र साहब हुए, तो उनकी दो एक शेर जो है वो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है कि लोग टूट जाते हैं, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। तो कभी कभी कोई एक शेर इतना, तो उन दुष्यंत का जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं, और संभवतः समय हो चला है, इसी से मैं अंत भी कर लूंगा बाद में कि, और हमारे एक पटल पर मित्र जो आगे बढ़ गया, वो बार बार कई बार उन्होंने कमेंट किया कि हाँ ये बड़ी चर्चित है, और चूंकि आपके मन को ये भाता होगा, और ये हर आदमी के मन को भाता है, कहीं से कोई भी कोई हमारे यहाँ भाई सांसलर आए, रजिस्ट्रार आए, मंत्री आए, इसको अपने टूटे फूटे शब्दों में भी अगर नहीं भी है तो कुछ न कुछ वो बोलना चाहता है इन पंक्तियों को लेकर। लेकिन हकीकत क्या है कि जो परेशानी है, जो हालात है, उस हालात से तंग होकर शायर क्या कहता है कि हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा, सिर्फ हंगामा खड़ा, क्योंकि शायर ने जो लिखा उस पर कम रहता है ध्यान। मैडम करे कि सर 10 मिनट समय लीजिए, ठीक है। शायर जो कहा उस पर कम ध्यान रहता है लोगों का, और नारा पर अधिक ध्यान चला जाता है। क्योंकि हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि उड़ान चमकान देने की बात होती है, नहीं, जो लिखा है उस पर गौर कीजिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए।
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब तो ये दीवार हिलने लगे, दीवार अब हिलने लगी और पर्दे की तरह। शर्त पर ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कुछ शेर में शब्द में गड़बड़ा रहा हूं कि दीवार तो पर्दे की तरह हिल रही है, लेकिन शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। किस बुनियाद की बात कर रहे हैं? मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। किस सूरत की? आमतौर से आदमी ये सोच लेता है कि 70 के दशक पर में जो बात है, और मैंने निवेदन किया था कि कवि और शायर जब वो लिखता है तो 150 वर्ष पहले और 150 वर्ष बाद की बात है, चाहे व्यवस्था में जो हो। वो नॉट सेम बट सिमिलर ऑब्जेक्ट के प्रति वो लिखा जा रहा है। ये बात अलग है कि जिस समय ये लिखी गई थी वो उस समय वो 70 के दशक में, और चूंकि ये 75 में इनकी मृत्यु हो जा रही थी, तो आदमी आम तौर से उसी को लेकर देखता है कि ये जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था, जो जेपी मूवमेंट था, उसको आधार मानकर, उसको केंद्र में मानकर, और तब इस चीज का जो है आकलन करना चाहते हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत और निजी राय है कि शायर जब लिखता है तो सिस्टम की बात लिखता है। कवि जो लिखता है वो सिस्टम की बात करता है। वो बात की व्यवस्था भी हो, व्यवस्था पर चोट करता है। तत्काल जो व्यवस्था है उसकी बात हो सकती है, उसके बाद की भी जो व्यवस्था है अगर वो व्यवस्था में भी अगर आधार अगर शोषण का है तो उस पर भी हो सकता है। और अंत में कहते हैं, अंत में अपने आप को आइसोलेट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि हम कमजोर हों, हो सकता है कि हम दीनहीन हों, हम अकिंचन साधनहीन हों, लेकिन अगर मेरे पास नहीं है तो आपके पास तो संभावना है। हम लोग इस उम्र के इस पड़ाव पर हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि हम बहुत कमजोर हों, हो सकता है कि हम बहुत जराजीर्ण हो जाए, तो बाद की पीढ़ी तो है, आप तो हैं। तो मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं जो आग तो वो आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं जो आग तो वो आग जलनी चाहिए, हो कहीं जो आग तो वो आग जलनी चाहिए। मैं जितना पलटता हूं पन्ना, सब में ये देखा जाता है कि चूंकि दशवंत हर में, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग असहमत भी हों कि हर आदमी सोचता है कि 70 के दशक में ये चूंकि लिखी गई थी, इसलिए ये उसी चीज की ये देन है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से, कि यह सिस्टम पर चोट है, ये व्यवस्था पर चोट है। जो व्यवस्था शोषण पर आधारित होगा, जो व्यवस्था मूल भावना की कद्र नहीं करेगा, उन सभी लोगों के लिए एक ये शायर ने ये अपनी बात कही। और सिर्फ एक समय काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर उससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन मूल संदेश इसका दूर नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। एक चूंकि समय मिला है, एक और हिंदी गजल के प्रणेता जी दुष्यंत
थोड़ा हम कहे थे गर्म पानी देने के लिए, तो पानी गर्म है ही नहीं, तो थोड़ा गला जो है वो अभी जो कुछ देर के लिए लाइव वो बहुत प्रिय है हमारी गज़ल। अभी हम आदरणीय सागर जी के पटल पर जो संगीत का जो कार्यक्रम जो चला था उस पर, उसमें वो सुनाए थे, फिर आज आपके बीच में रख रहा हूँ। थोड़ा गौर से सुनिए, इस गज़ल को सुनिए जरा गौर से, हम तो दो ही सुनाए थे। थोड़ा आवाज भाव दीजिएगा। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कंवल के फूल मुरझाने लगे हैं। बिल्कुल सही कहा अक्षय जी ने। ये दरबारी पहलू से निकाल कर उसको सामाजिक धरातल, मैंने पहले निवेदन किया था कि जो सामाजिक चेतना से जो लैस होकर जो बात, गजलों का एक अलग एक स्वरूप दे दिया इन्होंने। और फिर प्रारंभिक दिनों की बात कहिए कि गजल को सिर्फ गजल रहने दीजिए, गजल को हिंदी उर्दू गजल कहकर ये नहीं, क्योंकि जब उसमें होगी तो सिर्फ इश्क की और माशूका की, महबूब की, महबूबा की, प्रियतम की, प्रिय, उसी की बात होगी। उसकी वो बिल्कुल अनावश्यक मैं नहीं मानता, प्रेम को, श्रृंगार को मैं बिल्कुल अनावश्यक नहीं मानता हूं, लेकिन जीवन कुछ और भी है। अनगिनत सदियों के तालीम बहिमाना तिलिस्म, रेशमो अतलशो कम ख्वाब में बुनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए, कूचा और बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए, खून में नहलाए हुए, जिस्म निकले हुए, अमराज के तन्नूरों से, बीमार की भट्टी पीप बलती हुई, गलते हुए नासूरों से लौट आती है, इधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए, राहतें और भी हैं, वस्ल की राहत के सिवा और भी गम हैं, जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो मोहब्बत ही नहीं है, सिर्फ मोहब्बत के सिवा भी बहुत चीजें हैं। और लिखा, मैंने पहले ही कहा, मैंने उसको उदाहरण दिया, मैंने रिलेट किया कि अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कंवल के फूल कुम्हलाने लगे हैं,
कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको, थोड़ा मैं रिलेट करूंगा, क्षमा कीजिएगा। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। कायदे कानून समझाने लगे हैं। अब नई, गौर सुनिएगा, अब नई तहजीब के पेशे नजर, अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर, गजल का देखिए कि अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। आदमी को भून कर खाने लगे हैं। तो मैं रिलेट करना चाहता हूं कि जहां गैर बराबरी की जो बात थी समाज में, और जो समाज का वह चिंतन जब इन शायर गजलों में, इनके शेरों में जब उभर कर सामने आता है, तो इसके पहले भी लोगों ने लिखा कि क्यों मेरा दिल शाद नहीं है, क्यों मेरा दिल शाद नहीं है, क्यों खामोश रहा करता हूँ। छोड़ो मेरी राम कहानी, छोड़ो मेरी राम कहानी, मैं जैसा हूँ वो अच्छा हूँ। छोड़ो मेरी राम कहानी, मैं जैसा हूँ वो अच्छा हूँ। और सुनिए, इसलिए कि मैं रिलेट जब ये कर रहा हूँ, अभी मैडम ने कहा कि ये प्रासंगिक नहीं है कि अब नई तहजीब के पेशे नजर हम, जब लिखा गया उस समय, आदमी को भून कर खाने लगे हैं। कैसे मंजर सामने आने लगे हैं। गाते गाते लोग चिल्लाने लगे कि कौन भून कर खा रहा है? बेफिक्रे धन दौलत वाले, बेफिक्रे धन दौलत वाले, ये आखिर खुश क्यों रहते हैं। इनका सुख आपस में बांटो, इनका सुख आपस में बांटो, ये भी आखिर हम जैसे हैं। तो हमने माना जंग कड़ी है, हमने माना जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा, खून में गम भी बह जाएंगे। हमने माना जंग कड़ी है, सर फूटेंगे खून बहेगा, खून में गम भी बह जाएंगे।
हम न रहे गम भी न रहे। ये किनके लिए, किनके लिए है कि अब नई तहजीब के पेशे नजर आदमी को भून कर खाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और दुष्यंत अद्भुत गजलकार, हमारे पसंदीदा गजलकार दुष्यंत के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं, हृदय से नमन करता हूं उनको पुण्य तिथि के पूर्व संध्या पर। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस समृद्ध पटल कि ऐसे ऐसे आदरणीय भगत सिंह जी पटल पर हैं, बाद में देखें कि आप हमेशा ऐसे, क्योंकि अब हकीकत ये है कि अब हम लोग अपने पुरखों को नहीं याद करेंगे। अब इधर कालिदास पर व्याख्यान हुआ, इधर मुक्तिबोध पर हुआ, इधर हरिवंश राय बच्चन पर हुआ, इधर प्रेमचंद पर हुआ, तमाम लोगों पर जो होता है। और अक्सर इसकी शुरुआत ये हमेशा इनके दिमाग में रहती है बात। स्वयं एक रचनाकार हैं और ये हमेशा इनके दिमाग में रहता है कि कभी किसी की जन्म जयंती हो या पुण्यतिथि हो तो एक ऐसे कार्यक्रम का ये आयोजन करते हैं। मैं इनको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इनके दिमाग में इस तरह की अच्छी सच्ची सूचनाएं रहती हैं और इनकी भावना को मैं प्रणाम करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए, जितने लोग पटल पर उपस्थित हैं, आदरणीय एल.बी. तिवारी अक्ष जी, बहुत सारे लोग हैं, आपको मंजुला श्रीवास्तव जी हैं ही, और सारे लोग कॉर्नर पर चले गए, सभी लोगों का, जितने लोग पटल पर उपस्थित, क्योंकि वैसे भी मेरा मानना है भगत सिंह जी, बहुत सारे लोग, मेरा मानना है कि लोग कम, चूंकि व्याख्यान या उद्बोधन में लोगों की संख्या कम, काव्य में थोड़ा रस है, उसमें लोगों की संख्या अधिक रहती, लेकिन हमें तो सही में समझना होगा। आपसे, आप जब प्रतिक्रिया करते हैं तो उससे भी हमको प्रेरणा मिलती है, उससे भी अगर कहीं मैं गलत हूँ, मेरी सलाहियत अगर गलत है तो उससे मैं सीखना चाहता हूँ, उससे प्रेरित होना चाहता हूँ। और इस तरह के आयोजन का मैं तहे दिल से मैडम मंजुला श्रीवास्तव जी को का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत आभार।